अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हुकूमत तरजीही बुनियादों पर अवाम के मसाइल हल करने के लिए इस वक्त हमें पुरज़्म नजर आती है और सर तोड़ कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन चंद एक ऐसे मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी है और इसकी निशानदही भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब तक निशानदही नहीं होगी फिर आगे जो है प्रोसेस ज्यादा बेहतर अंदाज में बढ़ नहीं सकता। चूंकि हुकूमत चाहती है कि डायरेक्ट रिलीफ फराहम किया जाए अवाम को, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो फलाही रियासत की भी बात करें। तो इन तमाम से चीजों को अगर पेश नजर रखा जाए तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करना बेहद जरूरी है कि जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हमारे जो कंज्यूमर राइट्स हैं हमें उसका ही अंदाजा नहीं होता। हमारे सारिफिन नहीं जानते कि जब वो खर्च कर रहे होते हैं और चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये दोनों चीजें जो हैं ये मार्केट इकोनॉमी में बहुत अहम होती हैं। अगर से मार्केट इकोनॉमी ही कीमतों की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें उनका तयन करती है, उसको डिटर्मिन करती है। जो नफा नुकसान हो रहा होता है उसका भी डिटर्मिन जो है वो मार्केट इकोनॉमी ही करती है। वही फोर्सेज जो है मार्केट फोर्सेज वो इसका तयन करती हैं। लेकिन इसके बावजूद आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो आपके हुकूक हैं सारिफिन के, अगर उनकी तरफ तवज्जो दें आप बहुत फायदा भी उठा सकते हैं। इकवाम मुत्तहिदा की करारदाद में सार्फिन के 8 हुकूक के हवाले से बात की गई है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी ये सारा काम जो है मौजूद है और लोगों को इसकी खबर भी है। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोग इस बारे में जानते ही नहीं है और बात की भी नहीं जाती है इस हवाले से। बहरहाल ये हमारा हक है तो जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसके बारे में तमाम तर मालूमात हमें फराहम की जाए, जो वारंटी हमें दी जा रही है उसके मुताबिक अमल किया जाए और हमें ये नॉलेज हो कि जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो आपको प्राइस से ज्यादा तो नहीं मिल रही हैं, ज्यादा महंगी तो नहीं मिल रही हैं। अगर ये तमाम तर चीजें नजर आती हैं तो फिर हमें ये चाहिए कि हम अपनी शिकायत जो है वो रजिस्टर करवाएं। कंज्यूमर कोर्ट्स की तरफ हम जा सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन है कि लीगली इन चीजों को परसू किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये समझा जाता है कि शायद इदारे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अगर हम कोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो उसके लिए हमें नहीं जाना चाहिए। बहरहाल मसाइल तो बहुत सारे हैं जो इससे रिलेटेड हैं। अगर उनके हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करें तो जो सीधा सीधा हमें नजर आती हैं चीजें उनको हमें उनका रुख करना होगा, उनकी तरफ देखना होगा कि किस तरह से ये हुकूक जो हैं वो बेदार किए जा सकते हैं। अवेयरनेस पहली कड़ी है, अगर इस पर काम होगा तो बाकी चीजें जो हैं वो यकीनन ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। हमारा जो पैनल आज हमारे साथ मौजूद है इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं कंज्यूमर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब हमें टाइम देने के लिए। इनके साथ मुदस्सर ताहिर खैली साहब मौजूद हैं। मुदस्सर आलम ताहिर खैली साहब माहिर कानून हैं, हुकूक के सारिफ, ज्यादा बेहतर तरीके से ये हमें बता सकेंगे कि लीगली हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमारा आइन क्या कहता है, क्या प्रोविजन हमारे आइन में हमें मिलती है। इस हवाले से इस पर हम बात करेंगे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में नदीम इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं द नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, तो इनसे भी हम जानेंगे कि सारी सूरत हाल पर वो क्या काम कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी को चूंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम उनसे जान सकेंगे। आगाज करते हैं, सबसे पहले मुनीर साहब की तरफ जाऊंगी। मुनीर साहब, कंज्यूमर राइट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ इस हवाले से अवेयरनेस मौजूद नहीं है। जो लोग जानते भी हैं उन्हें मालूम भी है तो वो रिलक्टेंट होते हैं कि हम कोर्ट्स की तरफ जाएं, अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराएं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि पहले इसके हवाले से हमें ब्रीफ कर दें कि कंज्यूमर राइट्स हैं क्या, ये कहाँ तक इसकी डोमेन मौजूद है और कहाँ कहाँ ये हमें नजर आते हैं और किस हद तक इस पर हम अमल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नाहिद साहब। कंज्यूमर राइट्स डिराइव तो ह्यूमन राइट्स से ही होते हैं और इसके अंदर जो सारिफ या कंज्यूमर है, हर वो शख्स जो कोई चीज या कोई सर्विस लेता है वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है। ठीक है। और वो उसके लिए अगर कुछ पैसे दे, लेकिन अगर वो पैसे नहीं भी दे रहा तो भी वो कंज्यूमर हो सकता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अगर कोई शख्स रेलवे स्टेशन पे गया या एयरपोर्ट पे गया, वहां उसने पानी पिया, उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन वो एक सारिफ जरूर है क्योंकि साफ पानी की फराहमी बहरहाल उसका बुनियादी हक है। ठीक है। तो जो आपने शुरू में मेंशन भी किया कि लीगली बाइंडिंग हम पर इसलिए भी है कि 1985 में पहली दफा यूएन की जनरल असेंबली ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर गाइडलाइंस दी थी और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। तो सिग्नेटरी होने का मतलब है कि वो हमें उसको कंप्लायंस भी उसकी करनी है और उसका बहरहाल उसमें हम बात करेंगे कि वो कंप्लायंस का स्टेटस क्या है, उसमें क्या मसाइल हैं। लेकिन बहरहाल एक तो लीगली
یہ کہا جائے کہ ہماری انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ہے. اور اس پہ طاہر مدثر صاحب ذرا ڈیٹیل سے بات کریں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی انٹرنیشنل ادارے سے لون لینے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی کوآپریشن کرتے ہیں تو وہ بھی ان سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا آپ کنزیومر رائٹس کے بارے میں, ہیومن رائٹس کے بارے میں آپ کی کیا پالیسیز ہیں, تو وہ اس لیے بھی شاید ہمیں بنانے ایشوز ہمارے ہاں موجود ہیں. میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ ہائی لائٹ کر دیجیے گا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو چونکہ اس حوالے سے پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں اس کی کوالٹی کے حوالے سے, اس کی پرائز کے حوالے سے, تو وہ بالکل اندھا دھندی آپ وہ چیز خرید لیتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے یا اس میں کوئی فائدے کا ایسا ایلیمنٹ بھی ہے, یا اگر کوئی ایسی چیز آپ کو دے دی گئی ہے کہ اگر آپ شکایت کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو کمپنسیٹ بھی کر دیا جائے. تو یہ بالکل ہمارے ہاں یہ فینومینن پایا نہیں جاتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس میں میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ رول تو یہ ہے کہ کنزیومر کی جہاں بات کرتے ہیں تو کچھ اس کے رائٹس ہیں, کچھ اس کی ڈیوٹیز بھی. ٹھیک ہے. اب اگر اس کا رائٹ ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ پروڈکٹ کیا ہے, اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے یا نہیں لکھی, وہ کیا وہ سیف ہے, اور وہ اس کے اوپر یہ بھی رائٹ ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرے اپنی وائس کو, وہ ایکسپریس کرے, وہ جاننے کا حق بھی اس کا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کو کریٹیکل انفارمیشن کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے, اس کا ایکشن بھی میٹر کرتا ہے. اس میں آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ادارے نے بہت سال پہلے ایک یہ اپلیکیشن دی کہ جی جو مالی ہیں, لیٹس سپوز F8 کا لان ہے یا F6 کے اندر ایک پارک ہے, تو اس پارک میں کتنے مالی ہیں وہ انفارمیشن ہمیں نہیں دی جاتی تھی. لیکن RTI کے تحت جب ہم نے اپلیکیشن فائل کی کہ جی یہ بتا دیں کہ F8 کے پارک میں کتنے مالی ہیں, تو ہمیں پتہ چلا کہ 6 مالی ہیں اور ہوتے ہمیشہ 2 تھے. تو اب یہ انفارمیشن سے پھر ہوا یہ کہ ایونچولی وہ 4 مالی واپس ہے. اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, یا وہ ادارے کے لوگوں کے گھروں پہ کام کر رہے ہوں گے, کتنا فائدہ دے سکتا ہے. ایک امپورٹنٹ بات اس لیے کہ کنزیومر کو ایکشن, لیکن چھوٹا سا ایکشن ہے, اس میں صرف ایک اپلیکیشن دینی ہے. تو یہ تو ہم حکومت کا کام بھی آسان کر رہے ہیں کہ حکومت کو مانیٹرنگ نہیں کرنی پڑ رہی, لوگ رسپانسبلٹی سے وہ چیز کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے. مدثر صاحب کنزیومر کورٹس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. ہمارے ہاں جب کورٹس کا نام لیا جاتا ہے تو ایک یہی ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہاں پر اگر کوئی شکایت لے کر جائیں گے تو وہ مقدمہ بہت دیر تک چلے گا اور جلدی فیصلہ نہیں ہو پائے گا. یہاں پر بھی کیا ایگزیکٹلی یہی سچویشن نظر آتی ہے یا کسی اور طرح سے یہاں پر ڈیل کیا جاتا ہے؟ کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے ناہید, ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ جاتا ہوں جی کہ لاز پاکستان جیسے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پبلک ڈیمانڈ سے اس قسم کے لاز جو ہے وہ نہیں آئے جی. یعنی عوام نے کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں کی یا عوام نے کوئی ایسا جو ہے وہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس قسم کے قوانین جو ہے وہ لائے جائیں. تو وہ ایک تو یہ گیپ ہے جس کی وجہ سے امپلیمنٹیشن ان قوانین کی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی کم ہے. دوسرا یہ بھی ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک وہ جی کہ اس وقت پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر اپنا ایک علیحدہ کنزیومر پروٹیکشن لا موجود ہے جی, جس کے تحت سارا میکنزم اس پروونس کے اندر جو ہے وہ سب سے پرانا 1995 کا قانون جو اسلام آباد کے اندر اس وقت نافذ العمل ہے وہ موجود, یعنی 1995 سے یہ قانون جو ہے وہ موجود ہے جی. پھر اس کے علاوہ بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, جو لیٹسٹ قانون جو بنا ہے وہ اس کا ہے جی سندھ کا. تو قوانین جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کے تحت جو ہے وہ مختلف قسم کے پروسیجر جو ہیں, جو پرانے جو قوانین ہیں جیسے بلوچستان کے اندر وہاں پہ میکنزم ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن جو نئے قوانین ہیں ان میں ایک منفرد جو ہے جس کو لیگل لینگویج میں سوئی جنرس ایک میکنزم ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے, اس کا میکنزم کا اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ کورٹس ہیں, یعنی وہ جو کورٹ بنی ہے یا جو عدالت ہے اس کا کام صرف اور صرف صارفین کے جو مسائل ہیں اور صارفین کے جو کیسز ہیں ان کو ڈیل کرنا ہے جی. لیکن اس کے ساتھ ایک جو تھوڑا سا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس کی ایکسٹینشن جو ہے, جیسے پنجاب کے اندر ابھی تک جو ہے وہ 17 ڈسٹرکٹس کے اندر یہ کورٹس جو ہے وہ موجود ہیں. اب ڈسٹرکٹس جو ہے وہ پنجاب کے زیادہ ہیں. کے پی کے اندر تقریباً 12 ڈسٹرکٹس کے اندر یہ کورٹس جو ہے وہ موجود ہیں. انہوں نے میکنزم اس طریقے سے بنایا, جیسے پنڈی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پنڈی کے جو جج ہیں وہ 2 دن پنڈی میں بیٹھتے ہیں, پھر ان کے پاس ایک اضافی وہ ہے جی کہ وہ 2 دن جا کے اٹک ڈسٹرکٹ میں کنزیومر کورٹ کے اندر بیٹھتے ہیں, پھر ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے وہ جا کے پھر 2 دن چکوال میں بیٹھتے ہیں. سو چکوال اور یعنی ایک کورٹ کا ایک جج جو ہے وہ 3 ڈسٹرکٹس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر باقی ہوئے جی, کے پی کے اندر بھی تقریباً اسی قسم کا جو ہے وہ جی, جس کی وجہ سے
लोगों के अंदर एक, क्योंकि हमारा कोर्ट का सिस्टम जो है वो इस किस्म का है कि उसमें लोग ये समझते हैं कि शायद उसी तरह होगा, आज हम केस फाइल करेंगे तो 20 साल के बाद तक वो जी। लेकिन इन कवानीन की एक खूबसूरती जो है वो ये है कि इनका बड़ा शॉर्ट किस्म का वो मैकेनिज्म है। जो यूएन की गाइडलाइंस है और जो इसकी जो स्पिरिट है या जो रूह है वो ये है कि स्पीडी जस्टिस की तरफ आपने इसको जो है वो लेके जाना। अगर मुदस्सिर साहब, मेरा ख्याल है कि पहले हमें ये बताना चाहिए अपने नाज़रीन को कि अगर किसी की कोई शिकायत है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसे किस तरह से भी शिकायत दर्ज करवानी है, कहाँ लेकर जाना है, और दूसरा जो आपने कहा कि स्पीडी हमें इसमें जस्टिस नजर आता है, तो कितने दिन के अंदर फैसला हो जाता है किसी एक शिकायत का? अच्छा जी, इसमें पहले जो वो चीजें जो थोड़ा सा बता दीजिएगा। लॉ के अंदर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है जी कि, और इसको एक बहुत बड़ा इशू भी जो है वो किया जाता है कि जी रसीद के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की है या कोई भी आपने एक्टिविटी की है जहां से अगर कोई आपने सर्विस ली है या अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसकी रसीद का होना जो है वो इस सिलसिले यानी इस मैकेनिज्म को स्टार्ट करने का जो पहला स्टेप है वो रसीद से शुरू होता है जी, जो इंतहाई अहम भी है। पूरी दुनिया में हर जगह पे आपको जो भी चीज आप सर्विस लेते हैं उसकी रसीद जो है वो मुहैया की जाती है जी। तो कानून के अंदर जो है वो ये कि आप जो भी, चाहे वो 3 रुपए की चीज है या 10 रुपए की चीज है, तो उसकी रसीद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगर वो सर्विस या वो प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर आप रसीद को उस जिस दुकान से या जिस जगह से आपने वो सर्विस ली है या जो चीज खरीदी है उसको आप 10 दिन के अंदर अंदर उस रसीद की कॉपी लगा के आपने उनको इन्फॉर्म करना है जी कि मैंने ये चीज खरीदी थी, ये आपने मुझे रसीद दी है, 10 दिन इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस चीज को या तो वो तब्दील करके दें या उस सर्विस को ठीक करके दें या कुछ इस तरह कोई भी जो मैकेनिज्म है तो वो आप अपना मौक़िफ़ आप उनको जो है तो वो 10 दिनों का उनके पास टाइम है। किसी एक लॉ के अंदर वो 15 डेज का भी है जी, लेकिन मैक्सिमम वो ये भी। और उसके बाद अगर वो नहीं होता, वो जवाब नहीं देते, तो फिर इन तमाम कवानीन के तहत हर लेवल के अंदर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स जो है वो बनाई गई है, जिसके ऊपर हम लेटर ऑन जो है वो मैं चाहती हूँ कि काउंसिल के बारे में हम बाद में बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। इसमें ये सारे प्रोसीजर में जो बताया जा रहा है सीआरसीपी का रोल क्या है? दूसरा, मुदस्सिर साहब ने कहा कि 3 रुपए 5 रुपए की भी चीज अगर आप ले रहे हैं तो आपको उसकी रसीद जरूरी है। इसके लिए मेरे पास एक मिसाल ये मौजूद है। हमने देखा कि जब हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, टमाटर, प्याज, आलू एकदम से इतने महंगे हो जाते हैं और एक आम आदमी को अंदाजा भी नहीं होता। रमजान शरीफ की जब हम देखने शुरू होने वाला होता है एकदम से फल बहुत महंगे हो जाते हैं, तो वो कहाँ से आपको रसीद देंगे? ठेले वाले जो हैं वो खुद पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? हमने देखा कि 2 साल पहले तकरीबन सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चली थी जब फ्रूट बहुत महंगा हो गया था, तब लोगों को अंदाजा हुआ कि वाकई हम इसका बायकॉट कर सकते हैं और हम मजबूर कर सकते हैं इसके कीमतें जो है वो कम कर दी जाए। इसका क्या हल है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बड़ी प्रिंटेड रसीद हो। अगर आप उससे ये डिमांड करें कि बस एक मुझे कागज पे लिख के दे दो, उससे भी आपको वो एक वैलिड, असल में कोर्ट को एक प्रूफ चाहिए कि आपने वो चीज खरीदी। तो अगर वो एक पेंसिल पे, पेपर पे साइन करके लिख देता है कि जी ये इतने पैसे की आपने ये चीज खरीदी, आपने कहीं खाना खाया और वो आपने उसे कागज पे लिखवा दिया, लोग बाज़ वक़्त बिल नहीं देते, आपसे कहीं कागज पे लिख दे, ये डिमांड करें ना अगर, तो डिमांड करने के बाद वो कागज एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, वो कोर्ट में वो उनको भी लिख सकते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, लेकिन इस पर अमल दरामद होना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए। कंज्यूमर राइट्स की बात होगी, वहाँ पे उनकी ड्यूटी की बात भी है, ये हमें अर्ज करना चाहिए। और इस प्रोग्राम की तवज्जुह से हम कंज्यूमर से भी ये रिक्वेस्ट करें कि कोई भी चीज खरीदें, रसीद उनसे जरूर डिमांड करें, और अगर उनके पास रसीद नहीं है तो आप उन्हें कहें जी कागज पे लिख के नीचे दस्तखत कर दें, वो भी एक वैलिड प्रूफ है कोर्ट में जाने के लिए। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो मुदस्सिर साहब ने कहा कि जिस वक्त आप उनको कोर्ट में अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन लेके जाएंगे वो एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सादे कागज पे, इसके लिए बहुत आसान है, आप सादे कागज पे उसको कहें मैंने ये चीज ली, ये दवाई है, ये सर्विस आपसे ली और मैं मुतमईन नहीं हूं उससे, तो वो 10 दिन 15 दिन के अंदर अगर नहीं सॉल्व होता तो आप अदालत में भी एक सादे कागज पे वो लिख सकते हैं कि जी मैंने इसको भेजा था, ये इस वेंडर से मैंने चीज खरीदी है और मेरा मसला हल नहीं हुआ, लिहाजा इसको हल किया जाए। तो ये एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर किया गया और बहुत सारी जगहों पे कंज्यूमर्स बिल्कुल सादे कागज पे एप्लीकेशन देते हैं। आपको एक रिसेंट में मिसाल बताऊं, बल्कि इस प्रोग्राम में आने से पहले मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स चेक कर रहा था, तो केपी के अंदर जरा ज्यादा एक्टिव भी हैं कोर्ट्स, और वो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बड़े वाइब्रेंटली काम कर रहे होते हैं, तो
मानसेरा ज्यादा डिपेंड कोर्ट्स पे करता है, ये लोग जब जाएंगे लोगों तो एक्टिविज्म, कंज्यूमर एक्टिविज्म भी तो होना चाहिए ना। वहाँ पर अगर बिल्कुल आपको डेड रेशियो नजर आए तो चंद केसेस वहाँ पर चले गए और उनका फौरी फैसला आ गया, तो फिर एक्टिविज्म तो हमें उधर कम नजर आया ना। तो मानसेरा की जो एरिया है, मानसेरा कोई बटग्राम और ये सारा एरिया टच करता है। अब ये क्योंकि समर्स का एरिया है तो हर कोई पिकनिक्स के लिए गया है, नारायण वो सारे मानसेरा से गुजर के जाते हैं, तो एक बड़ा चंक इसमें उन लोगों का था जो टूरिस्ट थे और उनको कोई कंप्लेंट्स थी, तो उन्होंने मानसेरा की कोर्ट में कर दिया और बड़े क्विकली डिस्पोजल भी हुआ एबटाबाद के अंदर भी, हरिपुर के अंदर भी। तो अवेयरनेस मेरे ख्याल से टूरिस्ट का एक फायदा होता है ना कि वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से जा रहा है तो ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगा, तो वो फिर ज्यादा वो उस पर एक्टिव होगा। हो सकता है कि मानसेरा के लोगों के साथ भी ये मसले हों लेकिन उनको नॉलेज में ये चीज ना हो। तो इसमें रोल असल में जो कानून बना था उस कानून में ये चीज लिखी थी कि कंज्यूमर काउंसिल जो है वो अवेयरनेस कैंपेन करेगी। अब कंज्यूमर काउंसिल की सिचुएशन ये है कि सिर्फ वो पंजाब के अंदर है और केपी के अंदर। ठीक है, सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है और यहाँ तक इस्लामाबाद में भी नहीं। इस्लामाबाद से 1995 वो सबसे पहला जो बना लॉ वो इस्लामाबाद में बना और केपी 97 में बना, लेकिन इस्लामाबाद में अभी तक कंज्यूमर काउंसिल नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो सेशंस कोर्ट में, मतलब मसाइल तो यहाँ पे भी हो सकते हैं, पिंडी में जो इनके मसाइल होते हैं, पिंडी में तो कोर्ट है, लेकिन इस्लामाबाद में फिर वो सेशंस कोर्ट में जाता है। लेकिन उसमें एक एडिड मसला ये है कि कोर्ट्स वो डेडिकेटेड कोर्ट्स नहीं, उनके पास रोजमर्रा के इतने मसाइल हैं, इतने इशू है, तो वो फिर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सूबों में नहीं है तो वहाँ पे भी नुकसान तो आपको जी वहाँ पे भी बलूचिस्तान के अंदर। इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं इनका कयाम? अब ये तो गवर्नमेंट के उस पे था ना कि जी उनका काम था कि उन्होंने कंज्यूमर काउंसिल बनानी थी और कंज्यूमर काउंसिल ने फिर आगे से कोर्ट बनानी थी। एक चीज जो आपने शुरू में मुझसे पूछी कि हमारा इदारा इसमें क्या करता है, बिल्कुल, तो दो चीजें मैं आपको बड़ी पायनियरिंग सी बताना चाहूंगा। एक तो हमने आरटीआई के ऊपर बहुत काम किया, सन 2000 में मॉडल लॉ भी लेके आए और आरटीआई के बाद हमने काफी सिविल सोसाइटी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग काफी की, तो उनको हमने तरीकाकार बताया, ट्रेनिंग्स की काफी कि आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है, जैसे मैंने आपको उमाली की एक मिसाल दी थी। एक और चीज ये है कि हमारे पास ऑन एन एवरेज हर 2-3 एप्लीकेशंस डेली आती हैं कंप्लेंट्स की, किसी का पानी की क्वालिटी खराब है, किसी ने कोई एसी खरीदा वो एसी खराब हो गया, तो हम उसको इस तरह से हेल्प करते हैं कि उनको गाइड करते हैं कि आपने किस इदारे के पास जाना है, कहाँ पे आपकी कंप्लेंट होनी है। अगर किसी के बिजली के बिल में मसला है तो बिजली के बिल में रिस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, यानी कि इस्लामाबाद की है तो आईएसको, लाहौर की है तो लेस्को, फैसलाबाद की है तो फैसको, तो हम उनको गाइड भी करते हैं, उनको प्रॉपर कि आपका मसला कहाँ से हल हो सकता है। एक और पायनियरिंग काम जो हमने किया था वो ये था कि पानी की टेस्टिंग पीसीआर डब्ल्यूआर के साथ मिलकर की थी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2001 में वो पब्लिश हुई कि जी जो पानी हमें मिलता है वो किस हद तक सेफ है कि नहीं, और उसके नतीजे में अब पीसीआर डब्ल्यूआर जो है वो पीरियोडिकली वो पब्लिश कर देता है कि जी ये 5 ब्रांड्स हैं, ये अनफिट हैं फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सेफ नहीं है, तो वो एक लिहाज से कंज्यूमर्स की आगाही हो जाती है कि वो पानी ना खरीदें। अब ये प्रोड्यूसर्स के लिए भी एक अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि जब उनको आएगा कि जी आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो थोड़ी सी अपनी क्वालिटी ठीक करेंगे। आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। मजबूर हो जाएंगे कि आपने अगर क्वालिटी अपनी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो लोग जो है मैं चाहूंगी मुदस्सिर साहब टोटली कितने केसेस आ जाते हैं अगर हम बात करें अवेयरनेस की, बार बार हम बात करें कि लोग जो है वो जाते ही नहीं है, अगर चंद एक केसेस कोर्ट्स में चले जाते हैं तो उस पर फिर कोर्ट की एफिशिएंसी तो हम नहीं उसे वजाहिर कर सकते, डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। कि आप ये समझते हैं कि सफिशिएंट केसेस आते हैं आपके पास? जी जो स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं, एक तो ये कि पंजाब के अंदर जो डायरेक्टरेट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का जो डायरेक्टरेट है उनकी एक वेबसाइट भी है जी जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने केसेस जो है वो अपडेट जो है वो किए हुए हैं। जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसमें तकरीबन उनके पास जो जी उन्होंने की अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया हुआ, 2008 से लेकर 2015 तक के स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनसे कांटेक्ट करने के बाद ये 26,000 जो लेटेस्ट फिगर है ये, और ये थ्रू आउट की द होल प्रोविंस है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो 17 कोर्ट्स जो वो करी हैं तो उनमें नंबर जो है वो डिफरेंट जो है वो होगा। लेकिन 2017 की बता रहे हैं ये 2017-18 की 26,000 जो है ये केसेस ये तकरीबन जी
اس کے علاوہ جو ہے وہ سندھ نے ابھی کیونکہ اپنا لا جو ہے وہ لیٹسٹ ہے اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کہ ان کے جو نمبرز ہیں وہ 2017 کے 16 اور 17 کے 609 کیسز جو ہے وہ آئے ہیں جی. اب وہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ پورے سندھ میں کس کس جگہ پہ کورٹس جو ہے وہ فنکشن کر رہی ہیں. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنا جتنے پرابلمس ہیں لوگوں کے یا جتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ یہ سارے مسائل ہیں اس لحاظ سے اتنی بڑی آبادی کے اندر یہ نمبر از نتھنگ, اٹس جسٹ پینٹس. اور یہ تو بڑی مایوسی کی بات ہے, بہت مایوسی یہ تو بہت مایوسی کی بات ہے کہ 22 کروڑ کی پورے ملک کی آبادی ہے اور ایک بڑا طبقہ آپ کا پڑھا لکھا بھی ہے جو ان تمام تر چیزوں سے واقف بھی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ اس پروسیجر کو اپناتے نہیں ہیں. ہم آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کنزیومر کاؤنسلز کے حوالے سے, وہ اس کا رول ذرا ہمیں بتا دیجیے گا, کس کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے, رول کیا ہے اس کا؟ جی اس کا جیسے میں ذکر کر رہا تھا پہلے بھی کہ جب آپ کورٹ سے جانے جو کیس ہوتا ہے کنزیومر کورٹ میں جانے سے پہلے جو سٹیپ ڈیفائن کیا گیا ہے قوانین کے اندر وہ ان کاؤنسل کا ایک رول ہے جی. اس کاؤنسل کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی تھوڑی سی ویری کرتی ہے اور بڑی عجیب قسم کی وجہ. جیسے اگر آپ پنجاب کی کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل کو دیکھیں جی تو اس کے تقریباً کوئی 24 کے قریب ممبرز ہیں جن میں سے میکسیمم ممبرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں جی, یعنی اس کاؤنسل کو ہیڈ بھی گورنمنٹ کا دیا ہے. پھر 11 ان کے ڈیڈیکیٹڈ وہ ہیں جو سیکرٹری لیول کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہیں جی. پھر اس کے علاوہ 4 ایسے ممبرز ہیں کہ جن کو گورنمنٹ کے ہی لوگوں نے نامینیٹ کرنا ہے. تو جو رہی صحیح جو کثر جو باقی رہ جاتے ہیں وہ پھر اس میں این جی او کے کچھ لوگ ہیں اور 4 خواتین کا یہ کمپوزیشن ہے اس کی جی. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کے اداروں کی ہی اور ان کی سروسز کی اور ان لوگوں کی ہی اکاؤنٹیبلٹی کا یہ چیز ہے جی, تو اس میں انہی لوگوں کی اگر ڈومیننٹ پوزیشن ہوگی تو پھر آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ لوگ کیوں نہیں جو ہے وہ جاتے جی. آپ ان کی کمپوزیشن گورنمنٹ کے لوگوں ہیں تو وہ گورنمنٹ کے اگر آپ سروسز کی یوٹیلیٹیز کی بات کریں اسٹیٹسٹکس میں اگر 2015 کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں سب سے زیادہ جو کمپلینٹس لانچ ہوئی ہیں گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق جو سب سے زیادہ کمپلینٹس جو لانچ ہوئی ہیں وہ یوٹیلیٹیز کے اگینسٹ ہیں جی. ٹھیک ہے جی. پھر دوسرے نمبر پہ اگر آپ کسی ادارے کی سروسز کی وہ کریں جی تو نادرا ٹاپ کرتا ہے جی, جس کے اگینسٹ سب سے زیادہ کمپلینٹس لوگوں نے نادرا کے خلاف جو ہے وہ کی. دوسرے نمبر پہ پھر وابدہ جو ہے وہ آ جاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب پروڈکٹس کی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی کم ہے کہ اگر آپ نے بازار سے کوئی چیز خریدی ہے تو اس کا وہ کم ہے, لیکن لوگوں کی زیادہ یوٹیلیٹیز کے اگینسٹ ہے. اور اگر یوٹیلیٹیز کے لیے کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیس جو ہے فٹ ہے کورٹ کے اندر جانے کے لیے, تو گورنمنٹ کے آفیسرز ہی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر کیسے جو ہے وہ اپنی ہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کریں گے. تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے اس کے اندر. یعنی اس کمپوزیشن سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں جی, اس کمپوزیشن میں نہیں. یا تو آپ بالکل بیلنس جو ہے وہ کریں, ٹھیک ہے جی. اور ہمیشہ اس قسم کی جتنی بھی کاؤنسل انٹرنیشنل پریکٹسز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عام لوگوں کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہوتی ہے, گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن ہمیشہ کم ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ ایسے ہیں وہ اپنے باقی کام کریں گے یا کنزیومر پروٹیکشن یا کنزیومر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے جی. تو وہ اس وجہ سے وہ بیلنس سلو ہوگا, اس سے پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ سلو جو ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ کو وہ جو ریلیف ایکسپیکٹڈ ہے قانون کی جو اسپرٹ کے اندر جو ایک عام آدمی کو جو ریلیف یا ریڈریسل کا میکینزم جو دیا گیا ہے اس کے اندر اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیونکہ آلریڈی گورنمنٹ کے لوگوں کے اوپر یا گورنمنٹ کے میکینزم کے اوپر عوام کا ٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ ایک تو پروسیس بھی سلو ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ صحیح اسپرٹ میں کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. سندھ کے اندر گورنر ہاؤس کے اندر ایک کنزیومر رائٹس کونسل بنی ہوئی, وہاں پہ کورٹس نہیں ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ابھی کل میں ان سے چیک کر رہا تھا کوئی 1000 اپلیکیشنز آئی ہیں اور جس میں سے 900 کراچی میں سے اور باقی صرف 100 پورے سندھ میں سے, جس کا مطلب ہے کہ پورے سندھ میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ بھی کام صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ جیسے ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں, مثال کے طور پہ انہیں کراچی واٹر بورڈ سے کسی کو کمپلینٹ ہے کسی کو, تو وہ کیونکہ گورنر ہاؤس کا لیٹر ہیڈ یوز ہوتا ہے تو بعض اوقات اس سے کافی کام افیکٹو ہو جاتا ہے. لیکن وہ کورٹس کیونکہ نہیں ہے تو وہ بھی خط لکھ دیتے ہیں اس ادارے کو یا کہ جی یہ مسئلہ ہے, اس کو مسئلے کو حل کریں. یہ 2007 سے یہ بنا تھا.
और 2014 में ये गवर्नर तो इसमें कितना ड्यूरेशन दरकार होता है? नहीं, वो तो सिर्फ वही काम कर रहे हैं जैसे हम कह रहे हैं ना कि लोगों को हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट्स तो है नहीं वहाँ पे प्रेडिकेटेड, यानी मौजूद ही नहीं है मौजूद। तो ये तो वैसे उनके पास कंप्लेंट्स आती हैं तो वो उनकी वेबसाइट पे वो कुछ चीजें पब्लिश भी करते हैं, तो वैसे एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोर्ट्स का नहीं है। फायदा नहीं है, यानी जब आगे जाके आप कोर्ट्स में ही नहीं जा सकेंगे, परसू ही नहीं कर सकेंगे, तो फिर जाहिर है उसका फायदा तो नहीं होगा ना। ये तो सिर्फ इनिशियल लेवल पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, तो ये एक सफिशिएंट चीज नहीं है। नाज़रीन, और भी कुछ अहम चीजें इस हवाले से जिस तरह बात करेंगे कि जब हम कंज्यूमर की राइट्स की बात करते हैं तो सार्फिन के पास जो हुकूक हैं, एक तो आपको खुद भी अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी ताकत आपके पास है और इन हुकूक को आपने किस तरह से इसकी जंग लड़नी है, किस तरह से अपना हक लेना है और इसके लिए आपके फराइज क्या हैं, उसकी तरफ भी आपने तवज्जो देनी है। बहरहाल ये सारा मैकेनिज्म जो है वो बहुत स्लो हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान में। इसके हवाले से मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, उसके बाद वापस आते हैं स्टेप 10। पाकिस्तान की सालमियत और दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले तमाम शहीदों को सलाम, और ये साबित कर दें कि हम कराची से लेकर खैबर तक एक हैं। पाकिस्तानी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है क्योंकि हमें प्यार है पाकिस्तान से। 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 खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाला सरसब्ज इनकलाब अब करेगा मुल्क भर को सरसब्ज व शादाब। 2 सितंबर 2018 से मुल्क भर में 10 बिलियन सुनामी शजरकारी मुहिम का आगाज। आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपने हिस्से का एक दरख्त लगाएं। सरसब्ज इनकलाब के लिए एक उम्मीद जगाएं। वजारत मौसमियाती तब्दीली, हुकूमत पाकिस्तान। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान। शोहदाए वतन को सलाम, सब जज्बे तेरे नाम, कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान। पाकिस्तान की पहचान दिफाए वतन में कायम तेरी शान। सलाम ऐ मुल्क के पासबान, हम तेरी कुर्बानियों को ना भूलेंगे, बढ़कर आसमान को छू लेंगे। ऐ शहदाए वतन तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। पाकिस्तान जंगलात की शदीद कमी का शिकार। खज़ां से रहती है रास्ता भूल गई बहार। मौसमियाती तब्दीली, सैलाब, गर्मी की शिद्दत, माहौलियाती आलूदगी, ग्लेशियर्स पर बढ़ती हिद्दत, बनफशी शुआओं में पड़ने वाले शगाव, हयात इंसानियों हैवानी का गिरता हुआ ग्राफ। आइए आगे बढ़िए, दरख्त लगाइए, कौमी शजरकारी का हिस्सा बनिए। दरख्त लगाना सदका जारिया है। दरख्त लगाएं, पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, सारिफीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उनके हुकूक क्या हैं और उनके फराइज क्या हैं। आप पानी खरीदने जाते हैं, आप अद्वियात खरीदने जाते हैं या फूड आइटम्स लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो आपको अंदाजा नहीं है कि कीमतें जो हैं वो कम क्यों हो रही हैं और एकदम से ज्यादा क्यों हो रही हैं। उसकी क्वालिटी के बारे में आपको नहीं पता है, चीजें एक्सपायर हैं और आप खरीद रहे हैं। इन तमाम तर चीजों के हवाले से आपको किसी किस्म का आइडिया नहीं है। तो इस हवाले से आपके पास क्या राइट्स हैं
उन राइट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या कानून है जो पाकिस्तान में हमें नजर आता है और किस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम खामोश रहते हैं तो फिर होता क्या है, होता ये कि चोरी करने वाले जो हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो जाता है और देखा देखी बाकी लोग भी उसमें शामिल होते रहते हैं और फिर हमारे इदारे भी बेहतर तरीके से काम नहीं करते हैं। जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं जब तक वो काम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मीनवाइल ब्रेक में हमें नदीम इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं द नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। बहुत शुक्रिया नदीम साहब ज्वाइनिंग फॉर अस। ये बताइएगा कि आपका जो नेटवर्क है वो किस तरह से काम करता है, सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग और खास तौर पर ड्रग्स के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या सिचुएशन नजर आती है आपको पाकिस्तान में? जी, हम जो है वो पॉलिसी एडवोकेसी करते हैं, जिसका मतलब ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से जो भी पॉलिसी बननी चाहिए उसके लिए हम लोग काम करते हैं विद द पार्लियामेंट, विद पॉलिसी मेकर्स। इसके अलावा जो कानून साजी होती है उसके हवाले से भी हम लोग काम करते हैं और फिर इसकी मॉनिटर करते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है और क्या इस लेजिस्लेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है या नहीं। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मूवमेंट चल रही है उनके साथ हम लोगों के लिंकेजेस होते हैं। तो जो भी ग्लोबल लेवल पे कोई चीज हो रही होती है तो वी ट्राई टू डू दैट थिंग कि उसको इंश्योर किया जाए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में भी हो। ठीक है, तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? जब इंटरनेशनल सिनेरियो में आप बात कर रहे हैं तो वहां पर तो मोमेंटम हमें नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान में एक आध केसेस के अलावा वो चीज हमें नजर नहीं आती। ठीक है, जहां तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है तो पाकिस्तान उन चंद खुशकिस्मत तरीन मुल्कों में से है जिसके अंदर लेजिस्लेशन हो चुकी है और हुई भी जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हुई है। तो ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स वगैरह हुई है उसका उस लेजिस्लेशन पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये लेजिस्लेशन इस टाइम चारों सूबों में मौजूद है। अब उसके अंदर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। मसलन उसमें एक जो मेन जो चीज है, जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना और छोटी छोटी बॉडीज बनानी है। खासतौर पर जो है ना कंप्लेंट मैकेनिज्म का सिस्टम, उसको किस तरीके से आपने इफेक्टिव करना है, तो कंप्लेंट करनी कैसे है, वहां पे हम कुछ प्रॉब्लम नजर आती है। फिर इसी तरीके से जो हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है अच्छी चीजें लेके आती है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिक्स है, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पॉलिटिशियन, वहां पे कुछ ना पॉलिटिकल ब्रांड्स बनते हैं। जैसे पंजाब में कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो था, ये जब परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम ये काफी अच्छा पॉलिटिकल ब्रांड बना हुआ था। फिर जो अगली गवर्नमेंट आई तो उनका डिफरेंट ब्रांड हो गया। जैसे इसी तरह खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसमें आरटीआई इट्स बिग थिंग। अब वो जब वो बात कर रहे हैं विसल ब्लोअर लॉ की बात करें तो दीज आर वेरी इफेक्टिव। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर जहां तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जैसे आपने जिक्र किया, ये क्रॉस कटिंग एरिया है। हर सेक्टर के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये जाती है। अब बैंकिंग सेक्टर है, वहां पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए, उसकी नेचर थोड़ी चेंज हो जाती है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर जो है डिफरेंट जो कॉर्पोरेट एंटिटीज बैठी हुई हैं वहां पे आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए। फिर जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता कि कॉर्पोरेट सेक्टर बिल्कुल बंद हो जाए, उसका मतलब ये है कि उसमें एफिशिएंसी ज्यादा आए और वो वाकई में लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम करे। फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि कंज्यूमर है कौन सी कंप्लेंट जो है कंज्यूमर के ये जो पूरा फ्रेमवर्क में है उसके अंदर, हाँ उसमें आते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे नजर आता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोविंशियल लॉज है उसमें तो क्लियर कट कैंपेन है कि जो अपने पर्सनल यूज के लिए या फैमिली यूज के लिए चीज खरीदी जाए या कोई सर्विस लीज पे ली जाए वहां पे वो कंज्यूमर होता है। लेकिन जब हम जाते हैं कंपटीशन कमीशन में तो वहां पे जो स्मॉल बिजनेसेस है या दूसरे बिजनेस हाउसेज है उनको भी वहां पे ट्रीट किया जाता है कंज्यूमर का। फिर उसमें हमें ये नजर आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो अगर हम जुडिशरी के अंदर जाएं तो लोअर कोर्ट्स तक अभी तक है। इसकी जो आगे से केस लॉ जो डेवलप होता है, जो आई एम नॉट लॉयर, लॉयर्स को अच्छी तरह से पता है, वो जो केस लॉज डेवलप हुए हैं वो अभी तक जो है ना कोई बहुत स्ट्रांग किस्म के केस लॉज डेवलप नहीं हुए। खासतौर पर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के हाई कोर्ट्स के अंदर ये इसके केसेस चलें, अपील्स जाएं, किस तरीके से जाएं। फिर इसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ना, ये इसके लिए ना आपको एविडेंस काफी चाहिए।
تو ایویڈنس مثلا ایک چیز خراب ہے تو وہ کیا ہے, کیسے خراب ہے, اس کی ڈیفینیشن کیسے ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ہونے چاہیے. تو اسٹینڈرڈس جو ہے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو فیڈرل ادارہ ہے اس نے یہ اسٹینڈرڈس بنانے ہیں, ٹھیک ہے. اب پھر وہاں پہ اور جب یہ فوڈ اتھارٹیز بن گئی ہے کافی سارے پروونسز کے اندر, تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کنفلکٹ نظر آتا ہے کہ کس کے اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ یعنی کیا کہیں گے کہ وہ لاگو ہوں گے, ٹھیک ہے. امپلیمنٹیشن یا لاگو کون سے ہوگے, کون سے اسٹینڈرڈس کو ریفرنس کے طور پہ لیا جائے گا اور کس طریقے سے. پھر لیبس کا سسٹم, کون سی لیب کے جو ہے مثلا اکثر لیب سے آپ کو جب ریزلٹ ملتا ہے کسی چیز کا تو اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نٹ فار لیگل یوز, تو یہ کیا چیز ہوتی ہے, وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیسے. جب ایک لیب نے ریزلٹ دے دیا تو ہم جہاں پہ مرضی جا کے یوز کریں. تو ایکریڈیٹڈ لیبس کا سسٹم کس طریقے سے, کنزیومر کی ایکسیس وہاں پہ کہاں تک ہو رہی ہے, سو یہ والی چیزیں تمام دیکھنے کی. لیبس کے علاوہ ندیم صاحب کون کون سے ایریاز آپ سمجھتے ہیں جن فیلڈ میں نقصان ہو رہا ہے کنزیومر کو اور اسے اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے؟ اگر اس کی ایک فہرست میں آپ سے یہ کہوں کہ مختصراً آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تمام چیزوں میں جو مین چیز ہے نا کنزیومر سیٹسفیکشن کا ہے. سو ہمیں جو ہے نا, کیونکہ ہم تو سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے, وی آر ناٹ ریپلیسنگ دا گورنمنٹ, وی آر سپورٹنگ دا گورنمنٹ. ہم آتے ہیں کچھ عرصے کے لیے کام کرتے ہیں, سپورٹو رول ہے گورنمنٹ کا. تو سرویز ہونے چاہیے جس میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کنزیومر کی سیٹسفیکشن کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہاں سے وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تمام جو ادارے ہیں یا تمام کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کے اپنے جو ہے وہاں پہ کنزیومر ریڈریس میکینزمز ہونے چاہیے. اور پھر صرف میکینزمز ہونے نہیں چاہیے, وہاں پہ نہ صرف کمپلینٹس پتا ہونے چاہیے کس قسم کی وہاں پہ رجسٹر ہوئی ہیں, بلکہ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کا ریڈریس ہوا اور کیا اس نیچر کی انہوں نے پالیسی لیول کے اوپر کہیں پہ کوئی چینجز کی ہیں کہ ویسی کمپلینٹس آنی بند ہو گئی ہیں. جیسے مثلا جنرلی یہ کہا جاتا ہے بجلی کا ہو گیا, گیس کا ہو گیا, اوگرا کا ہو گیا, پی ٹی اے ریگولیٹری باڈیز بن کی ہے. یہ جو تینوں باڈیز ہے ان کا بڑا افیکٹو رول ہے کنزیومر پروٹیکشن کے اندر. پھر جب ہم سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ پرائیویسیز کے بہت سارے ایشوز ہے کنزیومر کے, کہ ہماری جو یہ ہمارا جو ڈیٹا ہے پرسنل وہ لیک ہو رہا ہے. دیز آر دا گلوبل ایجنڈاز بیسیکلی. یعنی کنزیومر کتنی مثلا فیس بک کے اوپر یا کسی اور جگہ پہ کنزیومر خود اپنی انفارمیشن والنٹیئر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب پھر اگین یہ کہ اسے پرائیویسی کہاں پہ چاہیے. سو یہ کوشچن یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی ڈیفینیٹ آپ کے پاس نتیجے نکلے ہوئے یا اسٹینڈرڈس بنے ہوئے, لیکن یہ ڈیبیٹس ہیں جو یہ چل رہی ہیں ڈیبیٹس, اور اس کے اوپر الٹیمیٹلی یہ پھر کہیں نہ کہیں جا کے سیٹل ڈاؤن ہوں گی. ہاں انشاءاللہ اللہ کرے. بہرحال اگر ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ اس کا اینڈ ہونا چاہیے اور پازیٹیو انشاءاللہ ہو. بہرحال جو کنزیومر کی بات ہو رہی ہے گروپس کی, لوکل لیول پر کنزیومر گروپس جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ فائدہ اس کا ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان میں کوئی بہت زیادہ ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی تھی کہ سوشل میڈیا پر جب فروٹس کی قیمتیں ہائی ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ورچوئل دنیا سے باہر نکل کر عام گلی بازاروں میں لوگ اس پر ڈسکشن بھی کرنے لگے اور انہوں نے بائیکاٹ کیا. اگر پراپرلی ایسے گروپس بن جائیں تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا ہمیں, وہ کتنا مؤثر ہوں گے اس ضمن میں؟ دیکھیں اس کا تو بہت زیادہ فائدہ اس لیے بھی ہوگا لیکن یہ انیشیٹو کون لے؟ دیکھیں اس میں کنزیومرز کو بھی ایک اپنا رول پلے کرنا ہے. لیکن جیسے ہمارا ادارہ ہے کنزیومر, ہم نے 15 مارچ جو انٹرنیشنل کنزیومرز ڈے ہے اس پہ ایک کانفرنس کی, اس پہ کوشش کی ہم نے کہ تینوں اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں, مارکیٹ کے لوگوں کو بھی بلائیں, گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی بلائیں اور کنزیومرز کو بھی بلائیں. کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کے اگینسٹ ہیں. دیکھیں ایکویشن کے تینوں اہم جوز ہیں کہ بزنسز بھی ضروری ہیں, انہوں نے ٹیکس دینا ہے, کنزیومر کو ایک اچھی پروڈکٹ ملنا ایک مناسب پرائس پہ وہ ان کا رائٹ ہے, اور گورنمنٹ کو بھی مارکیٹ کی ضرورت بھی ہے, کنزیومر کی ضرورت بھی ہے. تو اس میں بیلنس کی ضرورت ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر جب ٹیبل پہ یا ایکویس ایکویشن میں کنزیومر باہر رہ جاتے ہیں, یعنی مارکیٹ اور حکومت مل کے پالیسی بنا لیتی ہے, ان کی وائسز جیسے ابھی مدثر صاحب نے کہا کہ اگر کنزیومر کونسل ہے تو اس میں کنزیومر کی ریپرزینٹیشن بھی اگر ہوگی تو اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور ہم ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, ہم کچھ اداروں کے بورڈ میٹنگز میں بھی جاتے ہیں, ہمیں گورنمنٹ بلاتی بھی ہے کہ ہم اس میں اپنا رائے دیتے ہیں. لیکن کوئی بہت زیادہ گلومی سچویشن بھی نہیں ہے میرے خیال سے, کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. میں آپ کو 3-4 وہ کیسز کی مختصراً مثال دوں گا, لیکن ان کیسز سے پہلے ایک بڑی اچھی چیز یہ تھی کہ جو پینشنرز ہیں جو پوری اپنی زندگی لگا دیتے ہیں ملک کے لیے
सरकारी मुलाजमीन, और फिर जब वो रिटायर होते थे तो उन्हें बैंकों के बाहर लाइनों में लगना पड़ता था। इस पे स्टेट बैंक ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने कहा नहीं जी, पेंशनर्स को पैसे उनके अकाउंट में मिले, जो एक बड़ी अच्छी रिस्पेक्टेबल बात है कि हमें उनकी कदर करनी चाहिए जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगाई। तो उसके बाद एज ए रेगुलेटर उन्होंने फिर ये मेक श्योर किया कि हर बैंक बिल ले। पहले सिर्फ चंद बैंक बिल देते थे पब्लिक, जो बिग 5 है, बाकी बिल नहीं लिया करते थे। तो फिर स्टेट बैंक की तरफ से तमाम प्रेसिडेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी कि जी आप अक्रॉस द बोर्ड जितने बैंक्स हैं वो कंज्यूमर के बिल्स कलेक्ट करें। तो अब उनके पास चॉइसेस भी ज्यादा हो गई, आसानी से वो बिल कलेक्ट हो जाता है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक रेगुलेशन दी कि जी जहाँ आप बिल कलेक्ट करते हैं वहाँ ठंडा पानी भी होना चाहिए और साए की जगह भी होनी चाहिए, और बाकायदा उसको वो मॉनिटर भी करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी खुशाइन बात है। और इसके अलावा जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, ये भी कुछ इनके बड़े वाइब्रेंट फैसले हैं। मिसाल के तौर पे एक खानेवाल में इस तरह से हुआ कि एक वालिद ने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दी कि जी मेरे बच्चे को मेरी तालीम नहीं मिली, और फिर पूरा कोर्ट के अंदर पूरी चीजें आई जिसमें देखा गया उसका होमवर्क, स्कूल में कितने एमएड स्टूडेंट टीचर्स हैं, कितने बीएड स्टूडेंट्स हैं, स्कूल छोटा है बड़ा है, जो फैसिलिटीज उन्होंने प्रॉमिस की थी वो दी हैं कि नहीं। और उसके बाद उस नतीजे पे उन्होंने पहुंचा कि जी पूरे साल के ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपने रेज़ किया, और जैसी जगह ये एक बहुत बड़ा मसला है। कोर्ट ने ये फैसला किया कि पूरे साल के पैसे वापस करें आप इनको, और बाकायदा उनको फाइन भी किया कि जी आपने मेंशन किया हुआ था कि आप इतने एमएड स्टूडेंट प्रोफेसर रखेंगे, ये बिल्डिंग्स होंगी, प्लेग्राउंड होगा, ये तो सारी चीजें नहीं है। और ये होमवर्क तक उसका कोर्ट में पेश हुआ है कि उसने होमवर्क किया या नहीं किया, चेक किया नहीं किया, बाकायदा बड़ी अच्छी चीज है। और इसके अलावा फैसलाबाद में एक दुकानदार ने फेस्को को केस किया, उसने कहा जी मेरी दुकान में तो टीवी नहीं है, आप पीटीवी की फीस मुझे भेज देते हैं। तो पीटीवी भी बढ़ गई बात कर तो वो पैसे उसको वापस हुए। तो यानी यही पाकिस्तान है। और कोर्ट को आप देखें तो मतलब कुछ बड़े खुशाइन फैसले हैं। बल्कि एक अस्पताल को भी फाइन किया गया कि जी उन्होंने वो जो सर्विसेज थी वो प्रॉमिस नहीं की और एक बच्चे की डेथ हो गई। तो कंज्यूमर कोर्ट ने बाकायदा ये फैसला किया कि जी आपने अपने नाम के साथ ये चीजें लगाई, ये फैसिलिटीज आपके पास होनी चाहिए, ये नहीं है तो जो मैं कंपनसेशन की बात कर रही हूं, 5 लाख रुपए उनको फाइन किया, अस्पताल को 5 लाख रुपए फाइन किया कि जब बच्चे की डेथ हुई है। तो ये बड़ी खुशाइन चीजें भी हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि सब कुछ ग्लूमी नहीं है, बहुत सारी चीजें हो रही भी। रेगुलेटर भी अपनी कैपेसिटीज को इम्प्रूव कर रहे हैं और उनको करने की जरूरत भी है। जैसे ओगरा का रोल है कि उसने इंस्पेक्ट करना है, तो फिर उनको इतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना कि वो जाके देख सकें कि इतना ऑयल रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। तो मेरे ख्याल से दोनों चीजों को बीफ अप करने की जरूरत है, रेगुलेटर की कैपेसिटी को भी और कोर्ट्स की भी। ठीक है, लेकिन कुछ शाइन चीजें जैसे मैंने कहा वो बहुत हो भी रही हैं। जी हो भी रही सही है, सही। आपने बड़ी अच्छी मिसालें दी और थोड़ी सी उम्मीद जो है वो जगा दी है आपने कि इतने भी हालात खराब नहीं है। मुदस्सिर साहब, लॉज की जब हम बात कर रहे हैं, नदीम साहब ने भी कहा कि लॉज जो है हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनको अपडेट किया जाता है प्रॉपरली, और अगर अपडेट किया जाता है क्या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मद्देनजर रखा जाता है? क्या सिचुएशन है? पॉलिसी के हवाले से आप बात कर रहे थे, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है? जी, जो गैप है, एक तो जो पहला सवाल आपने किया है कि लॉज को अपडेट करना, तो हमारे पास जो मिसाल है केपी का लॉ जो है वो फ्रीक्वेंटली अपडेट जो है वो उन्होंने किया, बल्कि रिसेंटली उन्होंने 2017 में, और उसमें कंज्यूमर के हवाले से जो एस्पेक्ट्स थे उनको ज्यादा से ज्यादा उन्होंने वो किया है कि जी मैकेनिज्म है, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी सर्विस प्रोवाइडर को या किसी प्रोडक्ट के हवाले से कोई अगर पेनल्टी लगानी है तो वो क्या मैकेनिज्म होना है, क्योंकि लॉ के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता कि आप सारी चीजें जो है वो कर सकें। तो और कुछ चीजें ऐसी थी उन कवानीन के अंदर कि मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं था। यानी अगर आपने किसी इदारे से कोई पेनल्टी रिकवर करनी है और किसी कंज्यूमर को पे करनी है तो वो मैकेनिज्म क्या होगा, तो वो लॉज जो है वो अपडेट होते रहे हैं। कुछ जगहों पे जैसे सिंध के अंदर तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम रहा है कि कुछ बहुत अरसे तक कंज्यूमर, एक पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर उसके बाद वो लैप्स हो गया, फिर एक और बिल आया, फिर वो भी लैप्स हो गया, फिर तकरीबन कुछ 6-7 साल तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कोई कानून सिंध के अंदर मौजूद ही नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक नई लेजिस्लेशन जो है वो लेके आए और जिसके तहत अभी जो है वो काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से नहीं, ये हमारे तमाम कवानीन के हवाले से ये प्रॉब्लम जो है वो मौजूद रहा है। लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस आ रही है और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जो है, क्योंकि केसेस जितना ज्यादा लोग फाइल करेंगे,
केस लॉ जैसे नदीम साहब ने वो किया डेवलप होता है, केस लॉ के अंदर फिर लॉ के अपने जो लूप होल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं जी, और उसकी वजह से एक नीड जो है वो सामने आती है और फिर वो जो है उसको अपडेट जो है वो करना जो है वो जी। एक जो हमारे मुल्क का कोर अलमिया जो रहा है वो पॉलिसी लेवल के ऊपर जो है रहा जी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा कोई मतलब वो डिस्कशन में नहीं है, प्रॉबेबली क्योंकि उसका वोटों के साथ वो माइलेज वाला चक्कर जो है वो शायद नहीं है, तो इस वजह से या वो समझते नहीं है। हालांकि ये बहुत वो जी किसी इलाके में अगर आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर लें तो वो एक आप उससे माइलेज पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा ले सकते हैं प्रोटेक्शन के हवाले से, प्राइसेस आप कंट्रोल कर लें, एक मैकेनिज्म जो है वो दे दे रमजान के अंदर या स्पेशल ओकेजन्स के अंदर, ईदों के अंदर अगर आप ये चीजें जो है वो करें, किसी हद तक जो है वो हम हर चीज में वेस्ट की मिसाल देते हैं, जी जी बिल्कुल सेल्स लग जाती है, हर चीज सस्ती हो जाती है एग्जैक्टली, हमारे यहाँ ईद पे जो है तो वो माइलेज आप ले सकते हैं लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये चीज नहीं है। तो एक पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ना तो फेडरल लेवल में है और ना प्रोविंसेस के अंदर उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो नहीं अभी तक कोई जो है वो सामने आई जी। दो के आप जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पहला कानून 1995 में इस्लामाबाद का 1995 का जो है वो लॉ मौजूद है जी। कम रह गया मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि मुख्तसरन रिकमेंडेशंस की तरफ आ जाते हैं। नदीम साहब आपसे आगाज कर लेते हैं, ये सारे सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिसके इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, क्या होना चाहिए आगे? देखिए जैसे इस्लामाबाद का सबसे पुराना कानून है 1995 का, उसके अंदर है कि हर सेक्टर के अंदर कंज्यूमर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एंड दैट्स अ लीगली बाइंडिंग काइंड ऑफ थिंग। अब वो कंज्यूमर ने क्या है 10-20 लोग एक महीने में एक दफा बैठ जाएं, बिजली के टेलीफोन के जितनी सर्विसेज है उसके बिल अपने वो देख लें, पढ़ लें और उसमें देख लें यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद जाके क्वालिटी कंप्लेंट जो है कोई भी एक आदमी जाके वहां पे कर दे, तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इतने सिंपैथेटिक होते हैं कि अगर 10 लोग आ जाएं तो फौरन रिड्रेस कर देते हैं वो चीज, ठीक है। दूसरा, आपकी जो वो वहां पे हर मार्केट में एक कमेटी है, उसको काउंटर आप कर सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स वहां पे आनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा, हमारी वो जुडिशरी से ये दरखास्त है, एक चीज होती है ये जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये ग्लोबल फ्रेमवर्क है। UN जनरल असेंबली जो है उसने इसको दोबारा डिबेट किया और इसको रिवाइज किया, जो 1985 की गाइडलाइंस थी उसको और ज्यादा एक्सप्लेन इसको किया गया। सो ये जितने डिसीजंस होते हैं ये एक जज साहब ने जो है ना किसी के साथ सिम्पथी में नहीं करते, उन्होंने कई डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल नहीं करनी, उन्होंने देखना कौन से कानून को उन्होंने एक्सप्लेन किया है और उसका ये ग्लोबल फ्रेमवर्क बन क्या रहा है। तो बेसिकली उनका डिसीजन जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, और जितने ये डिसीजंस हैं अगर उसके साथ आपकी एविडेंस भी आ जाती है तो दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द होल थिंग। हम देखें अभी हमने कोई लास्ट ईयर हमने फिल्ट्रेशन प्लांट की टेस्टिंग की इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर, वहां पे हमें पता चला कि जी माइक्रोबायोलॉजिकल वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, वो जो कोई भी चीज गंदी हो तो उसकी वजह से जो है वो पानी खराब हो सकता है जिसके साथ पेट की बीमारियां हो सकती है। अच्छा, हमने 4 लैब से टेस्ट कराया तो वो 10 एक टेस्ट ऐसे थे जिनके अंदर ना वो हर लैब का अपना जो रिजल्ट था वो उसमें डिफरेंशिएशन आ रही थी। हमने चेक किया तो पता चला वो लैब की कैलिब्रेशन ही नहीं हुई। फिर हमने जब वो अथॉरिटी से पूछा कि भाई इसके अंदर से तो ये माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, वो कहते हैं ये तो बहुत नॉर्मल सी है, बर्तन खराब हो तो ये, तो हमने कहा तो कि फिर आपने फिल्ट्रेशन प्लांट क्यों लगाए हैं जिसमें हर महीने का कुछ 40-1,000 है, तो इसका हल क्या है? वो कहते हैं पानी उबाल के पिए। तो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की जरूरत क्या थी? तो इस तरह की जब आप चीजें करते हैं तो आपके पास क्वालिटी चीज आती है, क्वालिटी आप इंटरवेंशंस करके लेके आते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये कीमतें बढ़ जाना खासतौर पर गजाई अजनास की, ये थोड़ा सा अर्बन चीज भी है। वहां पे हमारे जो रूरल एरियाज हैं ये कोई इकोनॉमी की भी शिफ्टिंग होती है, साल में एक दफा वो बकरे लेके आते हैं, ईद के टाइम कुछ आते हैं, थोड़ा सा वो सबक कर ले, देख ले, उनको अगर सही प्राइस नहीं मिलेगी तो वो नहीं लेके आएंगे, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो ग्रो नहीं करेंगे। ज्यादा ये चीजें देखने की जरूरत। और तीसरा एक जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है, जब आपने कंप्लेंट करनी है रसीद साथ लगानी है, आज रसीद 2 दिनों के बाद फेड आउट हम बात कर चुके हैं। मुनीर साहब मुख्तसर रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं? देखिए, एक तो मेरे ख्याल से कोर्ट्स जहाँ जिधर काउंसिल्स और कोर्ट्स नहीं है वहाँ पे कोर्ट जरूर बननी चाहिए, इस्लामाबाद में खास तौर पे। और जुरिस्डिक्शन का भी इशू है, जैसे रावलपिंडी में जो कोर्ट है वो अटक के भी इशूज सुनते हैं जाके, और साउथ में भी जाना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर डेडिकेटेड
डेडिकेटेड कोर्ट्स हों और कंज्यूमर काउंसिल्स की जो कैपेसिटी जो लॉ में था कि उनकी बढ़ाई जाएगी और वो अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तो वो होना बड़ा जरूरी है। एक चीज और, जैसे आरटीआई की, ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि आरटीआई के ऊपर इस गवर्नमेंट का फोकस है। आरटीआई बड़ा एम्पावरिंग सी चीज है। हमने अपने इदारे में कोई 1000 एप्लीकेशंस आरटीआई के तहत मुख्तलिफ महकमों को लिखी। अब एक बड़ा मसला ये होता है पाकिस्तान के अंदर कि कोई अगर ऑफिसर 3 साल के लिए आता है तो बाज़ औक़ात उसे 2 महीने बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। कानून के अंदर एक छोटी सी शिक मौजूद है कि जी पब्लिक इंटरेस्ट में कर दिया। अब वो जो भी अफसर है वो तो शायद कंप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आरटीआई के तहत हम कह सकते हैं कि आप क्या जी, मेरा 2 चीजों के ऊपर फोकस है जी। एक तो ये कि कोर्ट्स का जी, जैसे पंजाब के अंदर उन्होंने 17 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किए, लेकिन उनके 2 डिस्ट्रिक्ट्स मुल्तान और भावल नगर की जो कोर्ट्स हैं उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो मौजूद ही नहीं है जी। तो इसको एक तो ये जी इस मैकेनिज्म को जो, दूसरा ये जो नदीम साहब ने पहले बात की थी, जो PSQCA इदारा है जी, जिसने स्टैंडर्ड्स डिटरमिन करने हैं जिनका डायरेक्टली रिलेशन है टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो उसको जो है वो स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इस वक्त PSQCA जो है वो तकरीबन 22,000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लोकल है वो तकरीबन 8,000 हैं जी। ठीक है। अच्छा, उनकी वेबसाइट के ऊपर या आवाम की आगाही के लिए कि वो स्टैंडर्ड्स क्या है या कुछ है, वो किसी किस्म की जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। इसी तरीके से कानून की तशहीर जो है, यानी आपकी जो आगाही की जो कैंपेन्स है, इसको मैक्सिमम जो है वो होना चाहिए ताकि ज्यादा आसान लैंग्वेज में ज्यादा लोगों को इस चीज को जो है वो इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस कानून को जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, आपने पहले कहा कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम इस नई हुकूमत से यकीनन उम्मीद रखते हैं कि इसमें आगाही के हवाले से जो बहुत बात की जा रही है, और इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उससे पहले उन्होंने जिस तरह से अपनी आवाम को बेदार किया है और जिस तरह से आगाही उन्होंने पैदा की है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरी की सूरत हाल होगी। मुनीर अहमद साहब, मुदस्सिर आलम साहब और नदीम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, अगर हम इकट्ठे हों और कंज्यूमर ग्रुप्स की जिस तरह से बात हो रही है कि लोकल लेवल पर अगर काम किया जाए तो कोई भी हमारे मुआशरे में हमारी सेहत, हमारी तालीम, हमारे जो इंसानी हकूक हैं उनके साथ, हमारी दुनिया के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि आप इकट्ठे हों और तिजारत से ताल्लुक रखने वाले जो ग्रुप्स हैं वो उनको आप घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप मुनज़्ज़म हों तो तभी ये काम जो है वो हो सकता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आगाही भी हो, आपको ये पता हो कि आपके हुकूक क्या हैं और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। उनके हवाले से अगर जब तक आप नहीं सोचेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक मुश्किल होगी। आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।